नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं 6 जून के इस एडिटोरियल एनालिसिस में। सैटरडे है दोस्तों, आज ज्यादा कुछ एडिटोरियल एनालिसिस में है नहीं। कौन कौन से आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल आपको दिख रहा है, अ राइट टाइम टू शिफ्ट फार्मा गियर्स। यहाँ पे एक हेल्थ इंपैक्ट फंड की बात की गई है। ये बोला जा रहा है कि दुनिया भर में जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के इलाज को जब ढूंढने की बात होती है तो कंपनियां केवल उन बीमारियों का इलाज ढूंढती हैं जहां पे वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकती हैं। जहां पे वो पैसे नहीं कमा सकती, वहां पे वो ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं रहती। जैसे बहुत सी यहाँ पे बीमारियां बताई गई हैं, ट्यूबरक्लोसिस जैसी, मलेरिया जैसी, जो कि बहुत ज्यादा लोगों को मारती हैं साल में, बट उनसे पैसा ज्यादा नहीं बनता है क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्रीज की बीमारियां हैं, डेवलप्ड की नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे एक हेल्थ इंपैक्ट फंड इस चीज को ठीक कर सकता है, इसकी बात करेंगे। फिर एक आर्टिकल है, शाइन अ लाइट। कुछ दिन पहले दोस्तों एक स्टडी छपी थी लैंसेट में। उसने ये बोला था कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की जो एंटी मलेरियल ड्रग है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए किया जा रहा है, इसके साथ मोर्टिलिटी रेट ज्यादा है, लोग मर ज्यादा रहे हैं। ये स्टडी छपी थी लैंसेट में। इस स्टडी के बेसिस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने डू नो हार्म सिद्धांत को मानते हुए ये बोला कि भाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टेस्टिंग को नहीं करना चाहिए, ये कहा गया। बाद में अब ऐसी बहुत सी स्टडीज बाहर निकल के आ रही हैं कि वो जो स्टडी लैंसेट में छपी थी, जिसने बोला था कि ये HCQ के साथ मोर्टिलिटी रेट ज्यादा है, उस स्टडी में कुछ प्रॉब्लम है। उस स्टडी के पेशेंट्स को, डाटाबेस को पीयर रिव्यू नहीं किया गया है, ठीक से एनालाइज नहीं किया गया है, जल्दी जल्दी में छापा गया है। तो क्या पूरे प्रोसेस की खामियां थी, उनको यहाँ पे देखेंगे। क्या होना चाहिए, ऑथर ने जो बताया है उसे देखेंगे। फिर अगला आर्टिकल है दोस्तों, बियॉन्ड द लीगल काउंसिल्स प्रेडिकमेंट। इसमें हरीश खरे जी ने लिखा है इसको, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है। हरीश खरे जी का यह बोलना है कि देखिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स कहे गए। हुआ ये कि देखिए माइग्रेंट क्राइसिस जब उठना शुरू हुआ दोस्तों, तो बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स ने और एनजीओ एक्टिविस्ट ने क्या किया कि जाके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि भाई इस माइग्रेंट क्राइसिस के लिए आप कुछ करिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए सरकार अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किसने किया था, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी ने। तो तुषार मेहता जी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने बताया कि भाई गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। तो शुरू में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है, हमें गवर्नमेंट के एफर्ट्स को क्रिटिसाइज ना करके उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया फ्रेंड्स, तो आप न्यूज देख ही रहे हैं कि माइग्रेंट्स मर रहे हैं, कट रहे हैं रास्ते में। तो भाई बहुत प्रेशर बढ़ता गया गवर्नमेंट पे, और बहुत सारे लॉयर्स ने फिर से पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट ने। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने बात गई तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भैया मैटर सही में बहुत सीरियस हो गया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस किया, और इस स्यू मोटो कॉग्निजेंस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने फिर जवाब मांगा सरकार से। सरकार से बोला कि भाई आप बताइए आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। फिर जब हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता वहां पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने पहुंचे, तो उन्होंने वल्चर रिमार्क दिया। वल्चर बोला, वल्चर यहाँ पे किसे बोला है, हरीश खरे जी के हिसाब से वल्चर यहाँ पे बोला गया है मीडिया को। हरीश खरे जी बोल रहे हैं कि तुषार मेहता जी मीडिया को वल्चर बना रहे हैं, और हरीश खरे जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारी बातें बोली हैं। इन्होंने बोला कि जो 6 साल ये अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का राज रहा है, इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस कमजोर हुए हैं। जैसे कि NHRC की बात कही गई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात की गई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कही गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कही गई है। तो ये सब चीजों को आप पढ़ सकते हैं दोस्तों इस आर्टिकल में। ये हरीश खरे जी के पर्सनल व्यूज हैं। ऑब्वियसली बात, आप इसे कहीं कोट नहीं कर सकते, बट आप पढ़ जरूर सकते हो। देखिए माइग्रेंट इशू को लेके जरूर कुछ ना कुछ गलतियां तो हुई हैं, तभी वो इतना परेशान हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस देर से लिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस इशू को बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से डील करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आर्टिकल मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैंने आपको इसका एक ओवरऑल लेआउट बता दिया है। शुरू करते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, जो कि है राइट टाइम टू शिफ्ट फार्मा गैस। यहाँ पे क्या बात की गई, यहाँ पे कहा गया है कि भाई एक हेल्थ इंपैक्ट फंड हम बना सकते हैं, और उस हेल्थ इंपैक्ट फंड के चलते फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स को एक अल्टरनेटिव ट्रैक मिलेगा। देखते हैं भाई क्या बोला गया इसमें। देखिए इस समय पे कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, सब लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके लिए परेशान है। खासकर उनकी हालत बहुत खराब है जो बहुत गरीब है, मार्जिनलाइज्ड, जिनके पास प्राइमरी हेल्थ केयर भी नहीं है। अगर उनको कोरोना हो गया तो वो बेचारे कैसे झेलेंगे, किसी को नहीं पता है। यहां पे ऑथर बोल रहा है कि हेल्थ इंपैक्ट फंड कैन बी अ प्लॉजिबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ऑफ द करंट रिजाइम फॉर डेवलपिंग एंड मार्केटिंग न्यू फार्मास्यूटिकल्स। यानी कि अभी के लिए जो नई दवाइयां बनाने का जो मार्केट चल रहा है, जो तरीका है, उसके एक अल्टरनेटिव की जरूरत है हमको। क्या बोल रहे हैं ऑथर यहाँ पे, देखिए मेडिसिन आर अमंग द ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। सही बात है दोस्तों, बीमारियों के लिए आज की डेट में मेडिसिन है, पहले के समय पे मेडिसिन नहीं थी।
ओके, तो अब कुछ फैक्ट्स दिए गए, जो ग्लोबल मार्केट है फार्मास्यूटिकल्स का वो है 110 लाख करोड़, जिसमें से जो कि आपका वर्ल्ड प्रोडक्ट का, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का 1.7% है। फिर इस 110 लाख करोड़ की दोस्तों आप समझ सकते हैं लमसम 55%, जो कि यहां पे निकल के आएगा 60 लाख करोड़, ये ब्रांड नेम का है, जो कि पेटेंट के अंदर होता है। ये ब्रांड नेम पेटेंट के अंदर क्या चीज होती है दोस्तों, देखिए होता क्या है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, ये बहुत पैसा खत्म करके बहुत सालों में रिसर्च करते हैं, अलग अलग दवाइयां, अलग अलग प्लांट इकट्ठे किए, उस पर रिसर्च करी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिलाया, अलग अलग फॉर्मुलेशंस में मिलाया, उसको कई जगहों पे टेस्ट किया, सालों टेस्ट चला, एंड में एक मेडिसिन बनी। जब एंड में एक मेडिसिन बनेगी तो मेडिसिन बनने के बाद इनको एक पेटेंट मिलेगा। ये पेटेंट लमसम होता है 20 साल का, और इस पेटेंट का मतलब क्या होता है कि 20 साल तक के लिए वो सारी कंट्रीज जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, तो वो सारी कंट्रीज जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, उन कंट्रीज में 20 साल के लिए आप इन दवाइयों को एक हाई प्राइस पे बेच सकते हो। एक बार क्या होता है दोस्तों कि एक बार जब एक दवाई बन जाती है, तो दवाई बन जाने के बाद एक बार आपको पता चल गया कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, तो आप आराम से उस दवाई को सस्ते दाम में बना सकते हो। मेन खर्चा उस दवाई को बनाने का तब होता है जब उसके पीछे रिसर्च चल रही होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव हेड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। उसके बाद उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसमें भी बहुत पैसा खत्म करना पड़ता है, बहुत सारा समय जाता है। तो ये कंपनियां ये बोलती हैं हमने इतना समय किया है, तो अब हम इसको अपने मनमाने दामों में बेचेंगे। तो WTO कंट्रीज जो होती हैं उसके यहाँ पे ये लोग अपने मनमाने दामों में इन दवाइयों को बेचते हैं। तो 20 साल का इनको पेटेंट मिलता है। अब देखिए 20 साल के पेटेंट में जब ये दवाइयां बेचना शुरू करते हैं, इंडिया में तो देखिए जो हायर लिमिट है प्राइस पे, उसको काफी मेंटेन करके रखा गया है। एकदम से अपने हिसाब से किसी भी दाम पे आप इंडिया में नहीं बेच सकते। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बहुत एक्टिव है इस चीज में। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है दोस्तों कि जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी ना, जितने में दवाई बनेगी, कभी कभी 1,00,000% उसको मार्कअप करके बेचा जाता है। 1,00,000% मार्कअप करने का मतलब यह है दोस्तों कि मान लीजिए $1 की अगर कोई एक चीज है, मान लीजिए किसी चीज को बनाने में $1 लगा है, ऑब्वियस सी बात है मैं इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉस्ट नहीं जोड़ रहा हूं, तो $1 को अगर आप 1,00,000% से मार्कअप करोगे तो वो हो जाएगा $1,001। यानी $1 की चीज को आप $1,001 का बेच रहे हो। और कंपनियां इसको जस्टिफाई कैसे करती हैं कि भाई हमने बहुत पैसा किया है, खत्म किया है इसको बनाने में। तो होता यह है कि ये कंट्रीज करती क्या है, ये कंट्रीज ये करती हैं, ये कंपनीज क्या करती हैं जो दवाइयां बना रही हैं, ये कंपनी केवल उन दवाइयों को बनाएगी जिससे उनको प्रॉफिट मिल सकता है, जिसको मार्कअप किया जा सकता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो मेडिसिन हैं, केवल उनमें ये लोग रिसर्च करते हैं, बाकी दवाइयों को ये कर देते हैं इग्नोर। प्लस ऑब्वियस सी बात है, आप देखो यहां पे दोस्तों कि एक बार आपने ज्यादा पैसा खत्म करके मान लीजिए दवाई बना दी, ठीक है, तो अमीर आदमी तो उसको खरीद लेगा। अब भले ही हमारे देश में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने प्राइस कंट्रोल कर रखा है, लेकिन प्राइस कंट्रोल एक लिमिट से ज्यादा नहीं है। इंडिया में जो दवाइयां बिक रही है ना लोगों को, वो अभी भी इंडिया की लोगों के पहुंच के बाहर है। कैंसर की बहुत सारी दवाइयां हैं जो 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए की एक टैबलेट बिकती है इंडिया में। वो अलग बात है कि यूएस में यही टैबलेट 40,000 या 50,000 रुपए की होगी, बट इस 3,000 या 4,000 की टैबलेट को भी वो गरीब आदमी नहीं खरीद सकता, अनअफोर्डेबल है उसके लिए वो। तो अब यहां पे एक चीज बात करी गई कि कैसे इस चीज को हैंडल किया जाए, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है। बहुत सारी चीजें यहां पे बोली गई हैं। देखिए क्या क्या कहा गया है। कंपनियों का क्या बोलना है, कंपनियों का ये बोलना है कि भैया हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हम लोग 14 लाख करोड़ रुपए खत्म करते हैं एक साल में क्लिनिकल ट्रायल्स कराने में, दवाई के फॉर्मुलेशंस को ढूंढने में। एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, फिर बीच में कभी कभी हमने कुछ रिसर्च करी, वो रिसर्च फेल हो जाती है, वो फॉर्मुलेशंस काम नहीं करते हैं, इसलिए हमारा ये पैसा ज्यादा चार्ज करना जस्टिफाइड है, ये बोला गया। अब यहां पे प्रॉब्लम कहां पे आती है, यहां पे प्रॉब्लम दोस्तों ये आती है कि भाई जो इनोवेटर्स हैं, जो इन दवाइयों को बना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल फर्म्स है, इनका क्या बोलना है, ये बोलना है कि भाई हम केवल उन दवाइयों को बनाएंगे जो बड़े लोग, अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब लोगों वाली बीमारियों वाली दवाइयां हम नहीं बना सकते। तो यहां पे एक डाटा दिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
कुछ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, लगभग 20 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को आइडेंटिफाई किया है जो कि 1 बिलियन लोगों को अफेक्ट करते हैं। लेकिन इस 1 बिलियन लोगों को जो बीमारियां अफेक्ट करती हैं उसके लिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट है ना, केवल 0.35% उसके लिए एलोकेटेड है। और ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया जैसी बीमारियां जो एक साल में 1.7 लाख लोगों को मारती हैं, उनके लिए टोटल R&D का केवल 0.1.2% एलोकेटेड है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए देखिए, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया जैसी बीमारियां अब डेवलप्ड कंट्रीज में एग्जिस्ट नहीं करती। यूएसए की बात कर लीजिए, यूरोप जैसी कंट्रीज की बात कर लीजिए, यहां पे ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप यूएसए का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देखेंगे दोस्तों, तो वहां पे ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन को रिकमेंड ही नहीं किया जाता। बीसीजी वैक्सीन होती है ना आपकी ट्यूबरक्लोसिस के लिए, इस बीसीजी वैक्सीन का रिकमेंडेशन ही नहीं है यूएसए में, क्योंकि यूएसए में ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया प्रॉब्लम नहीं रह गई है, लेकिन इंडिया में है। और इंडिया में गरीबों में है। अब गरीबों में है तो गरीब तो पैसा दे नहीं पाएगा, तो गरीबों के लिए दवाइयां कौन बनाए? उसी तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हो गई, जो गरीब कंट्रीज है वहां पे लोग ट्यूबरक्लोसिस से मरते हैं, मलेरिया से मरते हैं, पर इसमें कोई भी रिसर्च नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। अगर यूएसए में या लंदन या फिर यूके, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, इन जैसी कंट्रीज में अगर लोग मर रहे होते तो ऑब्वियसली बात है दवाइयां बन गई होती और बिक भी रही होती धड़ल्ले से। तो पहली चीज तो ये बोली गई। दूसरी चीज ये बोली गई दोस्तों कि जो एफ्लुएंट क्लास है, जो इंश्योर्ड पेशेंट्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, भाई वो बड़ी बड़ी महंगी महंगी दवाइयों को अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए दवाइयां बनती हैं। ठीक है, तो भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग सफर करेंगे, वो लोग लैक ऑफ मेडिसिन की वजह से मर भी सकते हैं। फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बोली गई है, वो प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है ना, ये डुप्लीकेशन करती हैं। कभी कभी क्या होता है कि सही में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा ज्यादा लग जाता है और इनका पैसा निकल नहीं पाता, इसलिए इनकी कॉस्ट को जस्टिफाई करना सही है, ज्यादा करना। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में उसका जो फॉर्मुलेशन है ना, उस फॉर्मुलेशन को बहुत हल्का सा ट्वीक करेंगे और उसको हल्का सा ट्वीक करके बता देंगे कि भाई हमने एक नई ड्रग बना दी है, जबकि वो ड्रग एक डुप्लीकेट ड्रग होगी पहली ड्रग की। तो ज्यादा उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट नहीं किया, बस उस फॉर्मुलेशन को थोड़ा सा ट्वीक किया, एक डुप्लीकेट ड्रग बना दी और कह दिया कि ये डुप्लीकेट ड्रग बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट कर सकता है। तो मान लीजिए कंपनी ने क्लेम किया ये डुप्लीकेटेड ड्रग ए बीमारी को, बी बीमारी को, सी बीमारी को ट्रीट कर सकता है। तो ये बात हो सकती है कि हो सकता है ये ए या बी बीमारी को ट्रीट करे, बट सी बीमारी में इसकी कोई थेरेपेटिक वैल्यू ना हो, सी बीमारी को सॉल्व करने में इस ड्रग की उतनी एफिशिएंसी ना हो। बट चूंकि इस कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि ये सी बीमारी को ठीक कर सकती है, इसलिए सी बीमारी वाले लोग भी इस ड्रग को महंगे दामों पे खरीदते हैं, हालांकि उनको कुछ फायदा नहीं होता है। तो यहां पे ये बोला गया है कि जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो बनाती हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं इन डुप्लीकेटिव ड्रग्स में, और ये डुप्लीकेटिव ड्रग्स कुछ बीमारियों में थेरेपेटिक वैल्यू दे भी नहीं पाते। तो कुछ जगहों पे तो भाई इनका दाम को बढ़ाना जस्टिफाइड है, कुछ जगहों पे तो दाम को बढ़ाना जस्टिफाइड है ही नहीं। तो यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि अगर ये लोग किसी बीमारी का, किसी दवाई का दाम बढ़ा रहे हैं, प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे थेरेपेटिक वैल्यू एसोसिएटेड हो, यानी कि वो बीमारी को कितना सही कर सकती है दवाई, इसका कोई एक पैमाना एसोसिएटेड हो। ये भी बात बोली गई है। तो अब इसके बीच में सॉल्यूशंस क्या दिए गए हैं? ठीक है, सॉल्यूशन दिया गया दोस्तों एक हेल्थ इंपैक्ट फंड के फॉर्म में। क्या है ये हेल्थ इंपैक्ट फंड, इसको समझते हैं। यहां ऑथर बोल रहा है कि हेल्थ इंपैक्ट फंड बना सकते हैं और अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो इसके अंदर पैसा दे सकती हैं। अगर एक साल में 20,000 करोड़ रुपए भी लेके हम लोग आ पाते हैं तो इससे बात शुरू कर सकते हैं। होगा क्या, इस हेल्थ इंपैक्ट फंड से जो फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स हैं अलग अलग मार्केट में, वो पैसा उठा सकते हैं। उनको पैसा 10 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। तो अगर उनको 10 अलग अलग इंस्टॉलमेंट से मिलेगा और मान लीजिए 10 से लेके 12 दवाइयां आती हैं, तो समझ लीजिए कि 10 से 12 दवाइयों के लिए अलग अलग फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स ने इस फंड से पैसा उठाया। तो हर साल उसको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा। मान लीजिए अगले 10 साल तक उसको पैसा मिलता गया, 7वें 8वें साल में उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो होगा क्या कि हेल्थ इंपैक्ट फंड पहली बात तो इस चीज को इंश्योर करेगा कि जो भी दवाई बनेगी वो दवाई सस्ते दामों पे बिकेगी, महंगे दाम पे नहीं बिकेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब हम एनुअल पेमेंट करेंगे तो उस दवाई की परफॉर्मेंस के हिसाब से एनुअल पेमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई दवाई किसी फार्मास्यूटिकल इनोवेटर ने बनाई और उसकी थेरेपेटिक वैल्यू ज्यादा है, वो जो बीमारियों को सही कर रहा है वो इंस्टेंस ज्यादा है, उसकी इफेक्टिविटी ज्यादा है, तो जिस दवाई की इफेक्टिविटी ज्यादा होगी उसके फार्मास्यूटिकल इनोवेटर को हम पैसा भी ज्यादा दे सकते हैं। तो इससे हम एफिशिएंसी को लेके आएंगे कि भाई जो भी दवाइयां बना रहे हैं, अगर उनकी दवाइयां ज्यादा अच्छी होती हैं,
ज्यादा लोगों को सही करती है तो उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, जिसकी थेरेपेटिक वैल्यू कम होगी, कम लोगों को सही करेगी, कम उसकी इफेक्टिविटी होगी, उसको पैसा कम मिलेगा। तो इससे आप एक प्रॉपर सेग्रीगेशन कर सकते हो, सही जगह पे हमारे रिसोर्सेज जाए इससे इंश्योर कर सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, जो दवाइयां एंड में बन के निकलेंगी वो सस्ती होंगी, वो महंगी नहीं होंगी। तो ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया जैसी दवाइयों में भी रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए पहले जो कंपनीज थी जो इंटरेस्टेड नहीं थी, अब जब उनको हेल्थ इंपैक्ट फंड से पैसा मिलेगा तो वो इंटरेस्ट हो जाएंगी और ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया जैसी बीमारियों की भी दवाइयां बन पाएंगी। एक बात और कही गई है, कोविड-19 जैसी बीमारियां जब आती हैं दोस्तों, तो कंपनियों का, बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी हो जाता है। होता है ये दोस्तों, अभी के लिए क्या है कि कोविड-19 इतना फैल गया है कि जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो हो सकता है थोड़ी नर्वस हो गई। उनको लग रहा हो कि मान लीजिए हमने पैसा लगा के दवाई अगर बना भी दी तो कंट्रीज की गवर्नमेंट जबरदस्ती हमसे दवाई ले लेंगी और हम ऊंचे दामों पर इनको बेच नहीं पाएंगे। तो उनको डर है, तो हो सकता है इस डर के कारण बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोई इनोवेशन कर ही ना रही हो कोविड-19 में। तो इसीलिए इस हेल्थ इंपैक्ट फंड की बात की गई है, जहां पे टारगेट बेसिस पे आप दवाइयों को प्रोड्यूस कर सकते हो, उसकी इफेक्टिविटी के हिसाब से आप पैसा बांट सकते हो और दवाइयों के दाम को भी नीचे रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात कही है यहां पे ऑथर ने। ये था इस आर्टिकल का एनालिसिस दोस्तों। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। ये आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। एक्चुअली हुआ ये कि लैंसेट में एक स्टडी फंसी, मतलब छपी, और उस लैंसेट देखिए बहुत पॉपुलर मेडिकल जर्नल है। उस लैंसेट की स्टडी ने बोला कि जो एंटी मलेरियल ड्रग है ना, HCQ ड्रग, ये इफेक्टिव नहीं है, इससे लोग मर बहुत रहे हैं। और कहा जाता है कि इसके लिए जो डाटा उठाया गया वो ऑल ओवर वर्ल्ड 671 हॉस्पिटल से उठाया गया, जिसमें 96,000 पेशेंट्स को एनालाइज किया गया। तो जब ये स्टडी निकली तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो एक प्रिंसिपल होता है ना उनका, डू नो हार्म प्रिंसिपल, उसके चलते इस HCQ की टेस्टिंग को बैन कर दिया गया, ड्रग ट्रायल सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जैसे ही ये ड्रग ट्रायल सस्पेंड किए गए, दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी आवाज उठाने लगे। उन्होंने बोला कि ये जो स्टडी लैंसेट में छपी है, इस स्टडी के जो बेसिक्स हैं वो गलत है, इसका जो डाटा सेट है वो गलत है, इसके डाटा सेट का कोई भी पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। होता है क्या है दोस्तों कि जब भी कोई स्टडी छपती है, खासकर जब आपकी स्टडी छप रही है किसी ड्रग की एफिशिएंसी को लेके, तो उस स्टडी को छपने से पहले बहुत से प्रोसेस होते हैं। पहली बात, उस स्टडी को बहुत सारे पीयर रिव्यू किए जाते हैं। पीयर रिव्यू मतलब कि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं अगर, तो आपके साथ साथ बहुत और सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं। तो अगर आपने कोई स्टडी को पब्लिश किया है, कुछ डाटा सेट्स को इकट्ठा किया, तो फिर वो डाटा सेट्स आपके साथ के मेडिकल फील्ड के लोगों के पास जाएगा और वो उसकी एनालिसिस करेंगे कि भाई इसने जो स्टडी करी है वो कितनी सही है, कितनी गलत है। फिर वो अपने व्यू पॉइंट्स देंगे, उस व्यू पॉइंट्स के बेसिस पे एक फाइनलाइज्ड ड्राफ्ट होगा और फिर वो ड्राफ्ट छपेगा। अब यहाँ पे क्या है कि कोविड-19 का पैंडेमिक छप गया है, मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो उस कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते जो ये प्रॉपर प्रोसेस है, प्रोसेस हो ही नहीं पा रहा है, और जो भी स्टडी छप रही है वो जल्दी जल्दी छप रही है। एक और बात बोली जा रही है कि एक कंपनी जिसने ये 671 हॉस्पिटल्स और 96,000 पेशेंट्स का डाटा दिया था, इस कंपनी का नाम है सर्जिस्फीयर कॉर्पोरेशन। सर्जिस्फीयर कॉर्पोरेशन। अब हुआ ये कि जब इस सर्जिस्फीयर कॉर्पोरेशन से पूछा गया कि भाई आपको ये डाटा मिला कहां से, और जब सर्जिस्फीयर कॉर्पोरेशन में एनालिसिस की गई तो पता चला कि सर्जिस्फीयर कॉर्पोरेशन में जो लोग हैं उनके पास ज्यादा साइंटिफिक एक्सपर्टीज है ही नहीं, एम्प्लॉयज भी बहुत कम है, और जो डाटा पब्लिश किया गया है ये बहुत लेबर इंटेंसिव डाटा है। 96,000 पेशेंट्स के डाटा को एनालाइज करना मजाक बात तो ही ना है। तो इतने कम समय में इतने कम एम्प्लॉय वाली कंपनी ने इस डाटा को कैसे छाप दिया, इस पे सवाल उठे। तो एंड में ये पता चल रहा है कि सर्जिस कॉर्पोरेशन बोल रहा है कि हम कहते हैं ना कि किसी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रिलीज नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको ये नहीं बता सकते कि डाटा एक्चुअली में कैसे कंपाइल किया गया। तो आईब्रोज उठ रहे हैं दोस्तों, और ये समझ में आ रहा है कि ये जो HCQ के ऊपर जो स्टडी छपी थी ना लैंसेट जर्नल में, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। और अब ये बोला जाए, इसको पावर, प्रिविलेज, फाइनेंस, पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पॉलिटिकल सर्कल में, फाइनेंशियल सर्कल में लोग ये ना चाहते हो कि HCQ को एक पोटेंशियल ड्रग बताया जाए, उसके चलते पावर, प्रिविलेज, फाइनेंस और पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके HCQ की टेस्टिंग को कोई रोकना चाहता हो, तो उसने इस तरीके की स्टडी छपवा दी हो। कुछ समय के लिए वो इसमें सक्सेसफुल भी हो गया। तो बस ये बोला गया है इस आर्टिकल में कि मेडिकल फील्ड्स में एक प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है किसी भी स्टडी को छापने से पहले, ये कहा गया है। तो यही दो आर्टिकल्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। अभी के लिए फिलहाल मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। मैं रेलेवेंट रखना चाहता हूं, काम की दो चीजें छपी हैं तो मैंने दोनों आपको बता दी। बाकी करंट अफेयर्स की वीडियोस तो मैं आपको देता ही रहता हूं, जितना ज्यादा व्यूज दोगे उतने ज्यादा मैं करंट अफेयर्स की वीडियो डालता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।